सभी मेरे मित्रों को स्वागत है आपका इलस्ट्रियस एकेडमी पर। मैं हर्ष पलरिया आपका स्वागत करता हूं और सभी उत्तराखंड के निवासियों को, हल्द्वानी के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके शहर हल्द्वानी में खुल चुका है इस राज्य का अर्थात उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला पार्क, है ना। तो अब आप अगर किसी भी हल्द्वानी वाले या उत्तराखंड वालों से पूछेंगे भाई, ठीक है, तो आपके भाई गर्व होने वाली बात है। बिल्कुल सब तो बिल्कुल मतलब फूले नहीं समा रहे होंगे कि भैया पार्क बन गया है, अब तो अपन ने वहाँ बिल्कुल जो है झूले वूले लग चुके हैं, चलो चलते हैं। तो भैया देखो ऐसा है, ये पार्क झूले झूलने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है। अर्थात चलो पहले जान ही लेते हैं आखिरकार बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है। लेट जस्ट स्टार्ट। सो देखो, बायोडाइवर्सिटी जो पार्क बना है ये हल्द्वानी पे अभी फ़िलहाल बना है, ठीक है ना। हल्द्वानी के रामपुर रोड पे आप जाओगे, हल्द्वानी टू रुद्रपुर बाईपास जो रोड है रामपुर रोड के थ्रू, वहाँ पर आपको ये पार्क मिलेगा, सिचुएटेड है। और इसको जो बनाया गया है वो वन अनुसंधान केंद्र है ना, जो कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है, जिसका मुख्यालय है ना देहरादून में है, जो कि भारत की शीतकालीन उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। और अभी अभी हाल में आपको करंट में आपने पढ़ा ही होगा कि उत्तराखंड सरकार ने अपनी ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी गैरसैंण स्थानांतरित कर दी है। तो अब उत्तराखंड भी दो राजधानियों वाला अलग समय सीमा पर, मतलब समय सीमा अलग अलग हैं दोनों, मतलब जो टाइम है दोनों का अलग अलग है। ग्रीष्मकाल के लिए हम गैरसैंण जा चुके हैं, जो कि चमोली ज़िले में उत्तराखंड के पड़ता है, और देहरादून खुद एक ज़िला है और देहरादून राजधानी भी है बेसिकली, है ना। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जैव विविधता, देखो भाई ऐसा है, ये पार्क आपके खेलने कूदने के लिए नहीं बना हुआ। ये पार्क है एक काइंड ऑफ म्यूज़ियम कह सकते हो आप। यहाँ पे बहुत म्यूज़ियम नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि लाइव एक तरीके से, मतलब काफ़ी सारे पौधों को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है ना। तो सबसे पहले तो जानते हैं भैया, देखो ऐसा है, ये जो जैविक विविधता वाला पार्क आपका खुला है वो है क्या। तो आप किसी भी दाजू या किसी भी उत्तराखंड के बंदे से बोलोगे तो भाई सिंपल सी बात है तो भाई सच में गौरवान्वित होने वाली बात है। परंतु जो जैविक विविधता है वो क्या होती है, लेट्स जस्ट स्टार्ट, ठीक है। तो भाई जैविक विविधता जो शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई थी, ठीक है, मतलब जो पहली बार आया था टर्म, ठीक है ना, वो दिया था 1968 यानी कि 1968 में। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है इस बात को, 1968 में दिया गया था रेमंड एफ डेसमैन के द्वारा, ठीक है। ये वन्यजीव वैज्ञानिक थे, सबसे पहले इन्होंने ही शब्द का प्रयोग किया था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनता है, मैं थोड़ा सा से डार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ये एक बुक है जो कि इन्होंने खुद ही लिखी है ना, रेमंड एफ डैशमैन ने, और 1968 में ये बुक लिखी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल तो दोनों ही उत्तराखंड और किसी भी नॉर्मल जीके के टर्म्स में इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है ना। तो इन्होंने इस डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री पुस्तक में इसके बारे में लिखा गया है, जैव विविधता शब्द के बारे में। तो इन्होंने बताया भाई कि भूमि या फिर कहीं भी अर्थ के अंदर, मतलब किसी भी एक स्पेसिफाई जगह पर, ठीक है ना, आप अगर बहुत सारी लाइफ्स मिलती हैं, दैट देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लाइफ्स इन सम प्लेसेस, मतलब एक कोई छोटे से क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा जीवन पाया जाता है। जीवन से मेरा यहाँ पर मतलब है लाइफ्स, है ना। लाइफ्स मतलब जैसे कि वनस्पति, है ना, या फिर जीव जंतु, ठीक है। अब आपको भी पता है कि भैया अगर कोई भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि इकोसिस्टम है, तो उसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली, है ना, एक जैविक और एक अजैविक। तो जैविक की बात चल रही है यहाँ पर। अजैविक तो खुद ब खुद ही काफ़ी हमारे एनवायरनमेंट में रहता है। तापमान, जैसे कि तापमान हो गया, है ना, ज़मीन मृदा हो गई, सॉइल हो गई, वाटर हो गया, है ना। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं। तो जैविक लाइफ्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी रही है पहले से ही कि जहाँ पर अजैविक संघटकों की प्रॉपर मात्रा हो जाएगी, पोषक तत्वों की, तो वहाँ पर लाइफ्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। तो हमारे जो अर्थ है उसमें भी काफ़ी सारी जगह पर ऐसा है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं तो, ठीक है ना। तो मतलब कि जहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत हाईली पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो जैव विविधता है ये यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, ठीक है, अगर आप समझेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर एरिया पर, जैसे एक बहुत बड़ा भूभाग है, इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पर लगभग, है ना, लगभग मतलब कि
बहुत ज़्यादा मतलब क्या होना, एक ही जगह पर बहुत सारी लाइव्स होना, यानी कि वनस्पतियों का होना, बहुत अलग अलग प्रजातियों की वनस्पतियों का होना, अलग अलग जीव जंतुओं का होना, अलग अलग, ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमन हो गया, और काफ़ी सारे हैं आपके सामने ही, आप देख लेंगे, छोटे से कीटों से लेके, इंसेक्ट से लेके, है ना, चार पाँव स्तनपायी हो गए आपके, हर एक प्रकार की विभिन्न बहुत सारी प्रजातियां एक जगह पर, वही डाइवर्सिफाई है। और बायो जैविक के लिए ही शब्द यूज़ किया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी लगभग यही एक इसका मीनिंग निकल के आता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखते हैं जो जैव विविधता की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रेमंड एफ डेसमैन के द्वारा। वो क्या कहते हैं कि जो जैव विविधता है वो जीवन और विविधता के संयोग शब्द से निर्मित है, ठीक है ना, और आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधताओं और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। मतलब कि जो अर्थ की सरफेस पर लाइफ्स हैं, यानी कि मैं यहाँ पर लाइफ्स को दो पार्ट में तोड़ता हूँ। पहला तो एक हो गया आपका जीव जंतुओं वाली लाइफ, और एक होगी वनस्पति वाली, दोनों उनमें पाई जाने वाली विविधताएं और परिवर्तनशीलता, यानी कि समय के साथ जो उनमें अंतर आ जाता है उनको संदर्भित करता है अकॉर्डिंग टू रेमंड एफ डेसमैन, ठीक है ना। अब देखो इसमें से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। हालांकि एक वीडियो छोटा सा है, इसमें क्वेश्चन काफ़ी ढेर सारे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना, आपके क्वेश्चन मतलब इसमें फाइंड करने के, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एक छोटे से वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में, है ना। उसके अनुसार देखो, उसके अनुसार जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी, अनुवांशिक, प्रजातीय तथा पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम, है ना, जहाँ पर जैविक और अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं, उनमें जो विविधताएं पाई जाती हैं। अब बहुत सारी प्रजातियां होंगी, है ना, तो वो क्या कहला, वो वाला इलाका क्या कहलाएगा, मतलब जो जैव विविधता है बेसिकली क्या है, इकोसिस्टम्स में बहुत सारी वेराइटियाँ होंगी। तो इकोसिस्टम जैविक और अजैविक संगठनों का मिक्सचर कहलाता है इकोसिस्टम। उसमें अगर बहुत सारे आपके पास इकोसिस्टम है, जैसे एक ही जगह पर आपके पास जलीय इकोसिस्टम भी मिल जाए, वृक्षीय इकोसिस्टम भी मिल जाए, है ना, स्थलीय में भी डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स आते हैं। आई रियली गोना मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस, है ना। तो बहुत सारी मतलब लाइफ्स, जहाँ पे बहुत सारी लाइफ्स में वैरायटीज़ मिल जाएंगी, वहाँ पर उस वाले इलाके को कहेंगे हम बायोडाइवर्सिफाइड इलाका, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ पार्क बन रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, और जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिफाइड इलाका है। यानी कि एक छोटे क्षेत्र में हम कृत्रिम रूप से अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को उगाएंगे, ठीक है, यहाँ के पर्टिकुलर क्षेत्र के हिसाब से, कि मतलब यहाँ की जो है ना, यहाँ की जो हम कह सकते हैं इस इलाके की जो है अजैविक संगठक, यानी कि तापमान वगैरह पर सूट करते हों, ऐसी 500 प्रजातियों को उगाए जाने का यहाँ पर फैसला किया गया है। मतलब वन अनुसंधान जो केंद्र कहता है कि 500 प्रजातियाँ हम उगाएंगे जी यहाँ पर, ठीक है। ये आपको समझना है कि लगभग कितनी 500 उगाए वाले हैं, कहाँ पर, ये जो हल्द्वानी में बन रहा है उसमें, ठीक है ना। अदरवाइज ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। बायोडाइवर्सिटी हो गई भैया, सिंपल सी बात है, एक छोटी सी जगह पर, ओके। अब यहाँ पर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया ये वाला क्वेश्चन देखो, सन 2010 को, क्योंकि भैया देखो ऐसा है, इन्वायरमेंट के बारे में स्टार्टिंग से तो हम इतना ज़्यादा सोचते आए नहीं है, हमें क्या ही फ़र्क पड़ रहा था इन्वायरमेंट को लेके। यूरोप तो मतलब 19वीं शताब्दी से जी ओजोन के पीछे हाथ धोके पड़ गया। देखा, अमेरिका आज भी 2019 की रेटिंग में भी अमेरिका ने ओजोन का बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है ना। तो फिलहाल 2010 में जो है जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित कर दिया गया था 2010 को। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। जैव विविधता आप समझ ही चुके हैं लगभग, ठीक है। तो अब कुछ देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है ना, कि आपको बायोडाइवर्सिटी तो समझ में आ गई। अर्थ की सरफेस पर कुछ एक ऐसे भी इलाके हैं जो कि मतलब बहुत हाईली डाइवर्सिफाइड है ना, मतलब कि उन छोटे छोटे इलाकों में या पर्टिकुलर है ना एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, वनस्पतियाँ या फिर आप कह लो जीव जंतुओं के प्रकार, है ना, पाए जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो जैसे कि अब मैं सिर्फ भारत के टर्म में बात कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखो एक पश्चिम घाट पाया जाता है, जो कि आपको भी पता है कहाँ पे पड़ता है, वेस्टर्न घाट पड़ता है, ये महाराष्ट्र से लेके नीचे केरला के बॉर्डर तक का, यहाँ से यहाँ तक का पड़ता है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा है पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र। देखो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र ये वाला है, थोड़ा अरुणाचल वाला। जिन इलाकों में ज़्यादा पहाड़ी इलाका होगा, जहाँ पर बादल आएंगे, यानी कि जो संघनित बादल है वो टकराएंगे पर्वतीय इलाकों से, और टकरा के क्या करेंगे, बारिश करेंगे, उन इलाकों में जो है ज़्यादा बारिश के कारण डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाएगी। क्योंकि देखो भाई, जीव जनन के लिए सबसे छोटी चीज़ क्या है,
मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी भी पर्यावरण को बनाने के लिए, किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए मोस्ट केस में आप देखोगे कोई भी एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है उत्पादकों के साथ, है ना, यानी कि घास कह लो या कोई भी उत्पादक कह लो, प्रोड्यूसर्स। और वो कहाँ पे पैदा होंगे, उनके लिए बनने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कंडीशन कहाँ पे होंगी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होगी, है ना, क्योंकि पानी तो नेसेसरी है ना, वहाँ की जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी है नहीं है। तो ये वाला इलाका, इंडो वर्मा वाला इलाका, ये थोड़ा नीचे है, ठीक है ना, भारत और ये नीचे पाया जाता है। इंडो वर्मा वाला इलाका इस तरफ का इलाका है ये, ठीक है। और एक है सुंडा लैंड वाला, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये वाला इलाका है, देखो यहाँ पर जो है सुंडा वर्मा वाला इलाका ये वाला हो गया, ठीक है ना। इंडो वर्मा वाला इलाका जो है भारत का, ये आपका इंडो वर्मा वाला भारत का इलाका पड़ जाता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका हल्का हल्का पोर्शन इंडो वर्मा वाला पड़ जाता है, यानी कि म्यांमार वाला इलाका, ठीक है ना। ये हल्का सा लाइटेड है ये वाला इलाके। तो ये 4 इलाके हॉट स्पॉट हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, छोटे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। हॉट स्पॉट को मतलब आप ये समझिए कि देखो कुछ मापदंड हैं हॉट स्पॉट में, आप ऐसे ही हर किसी को नहीं ले सकते, है ना। हॉट स्पॉट के कुछ मापदंड हैं। चलो एक काम करते हैं, उन मापदंडों के बारे में, ठीक है ना, जिनको हम हॉट स्पॉट बनाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका कि ये जो हॉट स्पॉट की अवधारणा है, यानी कि किन क्षेत्रों को हम हॉट स्पॉट घोषित करें, ये जो अवधारणा है ये 1988 में ली गई थी, किसके द्वारा, नॉर्मन मायर्स के द्वारा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नॉर्मन मायर्स की, है ना, ये एक थ्योरी आई थी, ठीक है। तो 1988 में इसके द्वारा किया गया था, कुछ एक स्पेसिफाई, मतलब हमने पैमाने तैयार किए थे कि किन क्षेत्रों को अगर हमें क्या करना है, आपका हॉट स्पॉट में रखना है। तो जो ओवरऑल जो दुनिया में जितनी भी वनस्पति और कीटों की प्रजातियां हैं, वनस्पति, है ना, वनस्पति की जितनी भी सारी प्रजातियां हैं दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में, है ना, उसका कम से कम लगभग 0.5%, ठीक है ना, 0.5% इन हॉट स्पॉट्स में होनी चाहिए। उन्हीं को हॉट स्पॉट में कंसीडर करूंगा जिनमें टोटल दुनिया की 0.5, तो लगभग इसमें आ रही है कम से कम या तो 1500 या फिर दुनिया की लगभग कुल कह सकते हैं हम दुनिया की जो जितनी भी वनस्पतियां प्रजातियां हैं, वनस्पतियों में भी हर किसी को कवर नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। वनस्पतियों में भी केवल वेस्क्यूलर प्लांट्स को कवर किया गया है। अब वेस्क्यूलर प्लांट क्या होता है, वो वाला प्लांट जो कि अपनी जड़ों के थ्रू, मतलब जिनमें क्या होते हैं, नलिकाएं होती हैं, जिनमें जाइलम जाता है और जिनमें फ्लोएम आता है, मतलब कि जिनमें जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक होता है जड़ों से पानी ले जाने के लिए, और फ्लोएम होता है फूड की सप्लाई करने के लिए, जिनमें कंडक्टर इस टाइप के कंडक्टर होते हैं, वो वाले पेड़, है ना। इस टाइप के पेड़ को आप प्रजातियों में गिनोगे, मतलब, ठीक है। तो इस टाइप की कुल 1500 प्रजातियां उन जगहों पर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हॉट स्पॉट क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। या दुनिया की 0.5% आपकी संवहनीय या ये कह लो वस्क्यूलर प्लांट्स वहाँ पर होने चाहिए हॉट स्पॉट्स में, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि क्यों उसको हॉट स्पॉट कह रहे हैं भैया। हॉट स्पॉट ये कह रहे हैं कि अगर मतलब स्टार्टिंग में जितनी भी थी वहाँ, जैसे दुनिया बनते टाइम पे, यहाँ पर एक देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से आती है आपकी कि, है ना, जब पृथ्वी की भूमि की सतह में लगभग स्टार्टिंग के टाइम में ना, जब दुनिया हमने अच्छी तरीके से इनका दोहन नहीं किया था इन इलाकों का, तो 16% लगभग भैया ये कवर हो चुके थे, है ना। 16% इन्होंने ही कवर कर रखा था, मतलब हॉट स्पॉट वो वाले इलाके जहाँ पर भैया इतनी सारी प्रजातियाँ एक ही जगह पे पाई जाती हैं, जैसे वेस्टर्न घाट अपना, जैसे अपना इंडो वर्मा वाला, जैसे सुंडावन, ये वाले इलाके, है ना। ये ऐसे दुनिया में 36 इलाके हैं, यहाँ पे 34 दिया गया है लेकिन 36 ऐसे इलाके हैं फिलहाल, है ना। 36 इलाके, 36 जगहें ऐसी हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा भैया ये हॉट स्पॉट हैं, ठीक है ना। और हॉट स्पॉट होने का दूसरा जो, अब यहाँ पे देखो इसका एक जो दूसरा फेस है, यानी कि इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि लगभग इन्हीं इलाकों में पहले हुआ करते थे, जब ये अर्थ बनी थी तो लगभग इतनी चीज़ें थी इनमें, है ना। इन्होंने 16% पूरी ज़मीन का भाग कवर कर रखा था, ठीक है। लेकिन आज देखो भैया ये हॉट स्पॉट जो है ना, केवल 2% भूमि को कवर करते हैं, ठीक है। और मज़े की बात क्या है, 70% अपने मूल आवास को इन्होंने खो दिया है, ठीक है। जो वहाँ पे प्रजातियाँ मतलब पाई जाती थी, जो वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती थी, जो जीव जंतु वहाँ पाए जाते थे, आज वो लगभग 70% समाप्त हो चुके हैं। तो मतलब 30% बचे हुए हैं, इसीलिए वो खतरे के
निशान की ओर हैं, वहाँ पे जैव प्रजातियाँ ख़त्म होने का क्या है, मतलब ख़त्म होने की ओर है। तो आप भाई देखो प्रश्न क्या बनता है कि यार अब जैव प्रजाति, देखो जैव विविधता अगर ख़त्म होती है तो उससे हमें क्या नुकसान। तो सोचना तो सिंपल सी बात है। देखो भाई ऐसा है, जो जैव विविधता है ना, यानी कि बायोडाइवर्सिटी है, वो सबसे पहले तो वही नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन ही अगर क्या हो जाए, ख़त्म होने लग जाएंगे। अब प्राकृतिक संसाधन जैसे कैसे, वृक्ष हैं तो भाई प्राकृतिक संसाधन है। अब जितनी ज़्यादा वैरायटी के वृक्ष मिलेंगे, ठीक है, हम किसी ना किसी देखो उतने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे। जैसे हमें सागौन, अब देखो जैसे हमें सागौन है, हल की लकड़ी मिल गई, अगर हल की लकड़ी सागौन ही खत्म हो गया तो भैया फिर हमें हल दूसरे काम चलाना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन कम हो जाएंगे, है कि नहीं। तो भाई जैव विविधता कम होने का मतलब है ऑप्शन कम हो जाएंगे आपकी बात। आपको कई सारे ऐसे जानवर मिलते हैं कुछ पर्टिकुलर इलाकों में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, उनसे इलाज भी होता है काफ़ी सारा, अब वही खत्म हो जाएंगे, है ना, किसी भी कारणवश वो खत्म हो रहे हो, है ना, किसी भी कारणवश, या पर्यावरण को प्रदूषण के कारण खत्म हो रहे हो, या हो सकता है कि उन क्षेत्रों में जो कि हॉट स्पॉट अब हमने घोषित कर दिए हैं वहाँ पे आदमी इंटर कर रहा हो, है ना। देखो वेस्टर्न घाट में भैया देखो 3 राज्यों में, 3 से 4, देखो केरला हो गया, केरला हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, है ना, थोड़ा गोवा और थोड़ा महाराष्ट्र, ये सभी इलाकों में पड़ता है वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर आदमी तो है ही, क्या आदमी, आपको नहीं लगता कि क्या इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में आदमी ने अपना इंट्रेंस नहीं दी होगी, बिल्कुल दी होगी। तो अब इंट्रेंस दी होगी तो कुछ ना कुछ तो विनाश किया ही होगा ना। तो उसी के कारण 70% इन्होंने अपनी जो मूल आबादी थी, इन प्रजातियों ने कह लो, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं ने, कुल मिला के इस इकोसिस्टम के, है ना, इस आपका जो ये पर्यावरण है, इनका 70% जो है वजूद खो चुका है ना। अब 30% सरकार बचाने की ओर है। सरकार क्या, पूरा यूनाइटेड नेशन बचाने की ओर है भाई। तो इसीलिए तो इनको हॉटस्पॉट में रखा गया, ये जोन अब हॉटस्पॉट बन गए। तो भारत को भी 4 ऐसे हैं जोन हैं भारत के पास भी, ठीक है। तो और ठीक है ना, तो वेस्क्यूलर प्लांट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक जो टर्म दिया गया है, देखो ध्यान से देखो कि अभी फिलहाल ये भूमि का केवल 2% कवर करते हैं भैया। पहले हुआ करते होंगे 16, लेकिन आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है जी इनको, है ना, भूमि काट काट के, है ना। वहाँ पे आदमी ने अपनी इंटरेस्ट तो दिखानी है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे भूमि ने कवर कर लिया है, ह्यूमन ने कवर कर लिया है, या फिर कुछ ना कुछ रोड बना दिए राज्य सरकारों ने, या कुछ केंद्र ने कर दिया है ना। तो अब यूनाइटेड नेशन थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक हो गया है, ठीक है। इसलिए 2010 को याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का वर्ष घोषित किया गया है 2010 को। पहले बहुत काफ़ी बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो दुनिया के वेस्कुलर प्लांट्स का हो चुका है। अब वर्टिब्रेट की बात करें, यानी कि कशेरुकी प्राणी है, तो ये 5 टाइप के अलग अलग जगतों में बटे होते हैं, ठीक है ना, कशेरुकी प्राणी। तो इनके बारे में आप क्लास 9 की NCERT से पूरा डिटेल ले लेंगे, तो अदरवाइज दिस वीडियो विल गोना लॉन्गर, है ना। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो है ना, और ये इलाके अब धीरे धीरे देखो जैसे अपना वजूद खो रहे हैं, प्रजातियाँ एक दूसरे कम हो रही हैं, मानव प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर कम हो रहे हैं, और ये इलाके जो है क्या हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा इनकी वजूद खो रहे हैं इन हॉटस्पॉट में, आपको देखो कि बहुत सारी एंडेमिक पाई जा रही हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि एंडेमिक क्या है ये नहीं पता, है ना। एंडेमिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्थान में आपकी अगर कोई एक पर्टिकुलर एक एरिया है, जैसे मान लो भारत का वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ठीक है ना, इस वाले घाट में किसी भी कारणवश एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला बीमारी, है ना, जिसकी चपेट में यहीं के लोग आते हों, ठीक है, मतलब वो स्थानीय लोग। तो भैया देखो ऐसा है, जो इस पर्यावरण में रहते हैं, यानी कि देखो जो हॉट स्पॉट के पर्यावरण में रहते हैं, वहाँ पर आज की डेट में इतना हम कह सकते हैं कि विलुप्त हो गई हैं, कई सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई जी, कई सारे जो है प्लांट्स विलुप्त हो चुके हैं, है ना। उसकी वजह से क्या है, काफ़ी सारे रोग वहाँ पर जनरेट हो गए हैं, है ना, काफ़ी सारे आउटब्रेक्स आ गए हैं, वहाँ पर प्रकोप फैल चुके हैं, है ना। और वो एक स्थानीय इलाके जहाँ पर मतलब ये हॉट स्पॉट्स हैं वहीं पर ही फैल रहे हैं वो। कारण, इसके पीछे कारण मैं पहले दे चुका हूँ, है कि नहीं। तो इन सबको कम करने के लिए मतलब हॉटस्पॉट्स को हम संरक्षण कर रहे हैं। अब सरकार इसके पीछे जागरूक हो चुकी है, देश की नहीं पूरे यूनाइटेड नेशन की, है ना, सरकार पूर्ण रूप से जागरूक हो चुकी है, और इन्होंने इनको भैया ले लिया है संरक्षण में अपने, ठीक है। अभी आपने सुना होगा हाल ही में करंट अफेयर में एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आई थी कि सरकार ने, वहाँ की जो केंद्र सरकार ने एक कमेटी बैठाई है, एक आयोग की स्थापना की है, के कस्तूरी रंगन, शायद उन्होंने जो है भारत का ये वाला इलाका जो है, देखिए कौन सा वाला, ये वाला इलाका, जो ये वाला इलाका है ना, ये वेस्टर्न घाट वाला इलाका, इसकी भूमि में जितने भी मतलब जो राज्य हैं, अब क्या है, राज्यों का इंटरेस्ट तो होगा ही, सिंपल सी बात है भैया, वहाँ से आपको सड़क ले जानी है, कुछ भी ले जाना है,
कुछ भी ले आना है तो भाई सरकार, ये के कस्तूरी रंगन ने, ये कस्तूरी रंगन जो समिति आई थी, है ना, कस्तूरी रंगन समिति, ये कस्तूरी रंगन समिति ने क्या किया भैया, ने कह दिया भैया देखो ऐसा है, आप केवल इस जो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, है ना, जो ये जो मैं यहाँ पर रेड जोन बना देता हूँ इसको हल्का सा, तभी आपको पता लग जाएगा। ये वाला जो वेस्टर्न घाट का है केवल 37%, जितना आपके राज्य में आ रहा है इसका 37% आप यूज करो, बाकी 63% आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है भैया, ठीक है। ये 63% अब इसके ऊपर पूरा यूनाइटेड नेशन नज़र रखे हुए है, और भैया केंद्र सरकार को भी तो जवाब देना है कि नहीं, वरना भैया यूएनईपी की रिपोर्ट्स में तो भारत का रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। तो भाई सरकार ने बोला है कि इसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी, के कस्तूरी रंगन समिति, और उसने भैया 37% बोला है कि 37% वनों का केवल सरकार, राज्य सरकार यूज कर सकती है, उसके अतिरिक्त बाकी 63% का संरक्षण किया जाएगा वन्य जीव और अन्य प्रजातियों के लिए, वानस्पतिक प्रजातियों के लिए है, यानी कि पर्यावरण के जैविक संगठनों का संरक्षण किया जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो भैया फिर से स्टार्टिंग में वीडियो के जो है शीर्ष पे आ जाते हैं। तो भैया देखो ऐसा है, फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, सभी भारतीयों के लिए भी बधाई, और उत्तराखंड में रहने वाले भैया सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आपके हल्द्वानी में जो है जैव विविधता पार्क खुल रहा है। तो मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर जो है काफ़ी सारी वनस्पतियाँ, मानी 500 टाइप की अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ लगाई जा रही हैं, है ना, जो कि इस पर्टिकुलर मौसम को सूट करती हैं, जो कि यहाँ के जलवायु को सूट करती हैं, ठीक है। तो जब भी मौका मिले भाई ज़रूर जाओ देखने के लिए। हाँ, कोरोना का प्रभाव अगर ख़त्म होता है तो भैया हम भी जाएंगे, लेट्स सी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इलिस्ट्रियस अकेडमी।